हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अचीवर्स वेव। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम आपका इस सेक्शन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के हम इस शानदार सेक्शन में आज के करंट अफेयर्स के साथ साथ इस वीक में घटित हुए पूरे वीकली करंट अफेयर्स को रिवीजन करेंगे, वो भी एक उचित समय में। ओके, तो आई होप कि आपको करंट अफेयर्स में आए हुए बदलाव पसंद आ रहे होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखा कीजिए। ज्ञान की चिंता न करें, इस वीडियो में कूट कूट कर भरा हुआ है आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर। ओके, तो हम लोग ज़्यादा इधर उधर की बातें न करते हुए डायरेक्ट आते हैं अपने इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पर, जो कि आज का इंटरनेशनल करंट अफेयर्स काफ़ी कम एक ही है कि सांगे ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है, ये मैं आपको अंदर बताऊंगा। ओके, अब नेशनल न्यूज़ को हम लोग देख लेते हैं। कल ही साहित्य अकेडमी पुरस्कार की घोषणा हुई थी, तो आप लोग जानिए कि साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2020 जो कि 2021 में उसका नाम की घोषणा की गई है, किनको किनको मिला है और आपके एग्जाम्स के लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला न्यूज़ है, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रवासी राशन कार्ड धारकों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप जारी किया है, इसके बारे में भी आगे बताया जाएगा। अगला न्यूज़ है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में काला नमक चावल महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। हमारा अगला न्यूज़ है, भारत के लिए T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन गए हैं। कल इंडिया हार तो गया, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना रिकॉर्ड कायम रखा। अब हम देखेंगे अपने अगले सेक्शन को, जो कि हमारा है कंट्री न्यूज़, और आज की इस सेक्शन में हम लोग जापान के बारे में देखेंगे। ओके, जापान के बारे में सारी जानकारियाँ मैं आपको दूंगा। जिस तरह से आप लोगों ने इंडोनेशिया को कुछ दिन पहले देखा था, तो उसी तरह से आज जापान को देखिए। इंडोनेशिया की तरह जापान भी बहुत छोटे छोटे द्वीपों में बटा हुआ है। मैंने आपको इंडोनेशिया के बारे में बताया था कि वो 1300 से अधिक द्वीपों में बटा हुआ है, लेकिन जापान जो है उससे 3 गुना आगे है। जापान 3900 से अधिक द्वीपों में बटा हुआ है, लेकिन इसके आपको कुछ द्वीप के बारे में ही याद रखना है, जो कि आपके परीक्षा में बार बार पूछते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, नहीं ऐसे ही आप लोग ध्यान रखिए। पहला द्वीप है होकाइडो, दूसरा द्वीप है होन्शु, तीसरा द्वीप हमारा है शिकोकू और चौथा द्वीप है क्यूशू। ठीक है, आपको आ जाएगा इस छोटे परीक्षा में तो नहीं, लेकिन आप बड़े लेवल की जब परीक्षा दोगे, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, इस प्रकार की परीक्षा दोगे, तो उसमें आपको उत्तर से नीचे सजाने के लिए आ जाएगा कि जापान स्थित द्वीपों को उत्तर से नीचे के क्रम में सजाइए। तो सबसे पहला होकाइडो, दूसरा होन्शु, तीसरा शिकोकू और चौथा क्यूशू। ओके, आपको दिख भी रहा होगा होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है। ओके, और हाँ, होन्शु में ही इसकी राजधानी टोक्यो स्थित है। तो ये सारी बातें आप लोग पहली झलक में देख लिए। अब देखेंगे हम लोग कुछ और इसके अंदर की बातों को। तो इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा कोरिया स्टेट, इसको मेन रूप से सुशीमा स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुशीमा स्टेट। तो आपसे पूछ देता है कि सुशीमा स्टेट जो है वो किन दो देशों के बीच में है, तो सुशीमा स्टेट साउथ कोरिया और जापान के बीच में है। ओके, चलिए और कुछ बात हम जानते हैं। आप लोग होन्शु द्वीप पर आइए, नहीं चलिए पहले आप लोग क्यूशू पर ही रहिए। क्यूशू पर आपको दिख रहा होगा नागासाकी, और ये हिरोशिमा आपको दिख रहा होगा। द्वीप का नाम तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये होन्शु के अंदर ही एक द्वीप है, आप लोग ध्यान रखिएगा, उसका नाम है चुगोकू। ठीक है, उस द्वीप का नाम है चुगोकू। तो हिरोशिमा चुगोकी द्वीप पर है और नागासाकी क्यूशू द्वीप पर है, और इन दो द्वीपों पर ही अमेरिका ने परमाणु बम परीक्षण किया था। ठीक है, मतलब परमाणु बम गिरा दिया था जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था ये तो आपको पता ही होगा, 1939 से 1945 तक, और उसके जस्ट बाद ही 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हम लोग मेन रूप से जानेंगे इसके बारे में, इस द्वीप के बारे में जो इसका सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु। ठीक है, होन्शु के बारे में जानिए। तो ये आपको टोक्यो दिख रहा है, इसकी राजधानी। ओके, ये देखिए आपको एक शहर दिख रहा होगा जापान में, कौन सा, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ तब आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये नागोया है। तो नागोया किस लिए फेमस है? नागोया कार उद्योग के लिए, आप लोग ध्यान रखिएगा। एक और शहर को बारे में बताता हूँ, ये रहा हमारा ओसाका किस लिए फेमस है? तो ये सूती वस्त्र उद्योग यहाँ है। जिस प्रकार से इंडिया का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, उसी तरह से जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। ओके, ये सारी बातें हैं। इधर बीच में मैदान है जिसको बोलते हैं हम लोग कांटो का मैदान। तो आपसे परीक्षा में पूछ देता है कि कांटो का मैदान किस देश में स्थित है। ठीक है, कांटो का मैदान, तो कांटो का मैदान जो है जापान में स्थित है। ओके, होन्शु द्वीप पर ही दिख नहीं रहा है, शायद दिख जाएगा। ये देखिए दिख रहा है हल्का हल्का सा, एक लेक है जिसका नाम है बीवा लेक। कौन सा? बीवा लेक, और ये जापान का सबसे बड़ा झील है। ठीक है, अब देखिए एक नदी इसमें नहीं दिख रहा है, अब रहने दीजिए। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स को आप लोग नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, एक बात और मैं बता दूंगा उसके बाद कि ये होकाइडो है
और ये मैंने आपको बताया कि होन्शु है, और बीच में आपको एक दिख रहा होगा स्टेट जिसका नाम है सुगारू। तो ये आपसे पूछ देता है कि सुगारू स्टेट किस देश में स्थित है, तो ये जापान में है। और आइलैंड की बात करेगा किन दो आइलैंड के बीच में है, तो होक्काइडो और होन्शु। ओके, अब जापान के बारे में कुछ फैक्ट्स आप लोग नोट कीजिए कि इसको किस किस नाम से हम लोग जानते हैं। तो पहली बात कि इसको हम लोग जानते हैं उगते सूरज का देश, ठीक है, इसको और बोलते हैं सूर्योदय का देश। ओके, और इसको पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन भी बोलते हैं, ठीक है। एक और बात, इसको सुकुमार फूलों का देश बोलते हैं। ओके, तो इतनी सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। और हाँ, एक बात और मैं लिख देता हूँ, जापान की जनजाति को एनु कहते हैं। तो इतनी सारी बातें हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, प्लीज़ आप लोग नोट डाउन करते चलिए। ओके, अब हम लोग शुरू करते हैं आज के करेंट अफेयर्स को। तो अब शुरू करते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात कि दोस्तों मंजिल सिर्फ हथियारों से नहीं हौसलों से जीती जाती है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए, हमारा पहला जो न्यूज़ था उस न्यूज़ को देखते हैं कि हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की विजेता कौन बनी है। जैसा कि आपको प्रश्न से पता चल रहा है कि इस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार की विजेता कोई महिला ही बनी है। तो जी हाँ, इस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार की विजेता अनामिका जी बनी है, जो कि बिहार की मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। ओके, तो जो बीपीएससी के परीक्षार्थी हैं, जो बिहार दरोगा के परीक्षार्थी हैं, उनके लिए ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इनको किसके लिए मिला है ये मैं आपको पहले बता लेता हूँ, फिर आगे चलूँगा, ठीक है। आपको किसके किसके बारे में ध्यान रखना है। देखिए, इस वर्ष जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये 21 भाषा में दिया गया है। ओके, 3 और जो भाषा है वो बाद में दिया जाएगा। ओके, तो इसमें आपके लिए कौन कौन इंपॉर्टेंट है उसको टिक लगा लीजिए। सबसे पहले अंग्रेजी का आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर कविता के लिए मिला है किनको, अरुंधति सुब्रमण्यम जी को। ओके, एक और हिंदी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो देखिए टोकरी में दिगंत थेरी गाथा, ये कविता है जो कि 2014 में आया था, और इसी के लिए अनामिका जी को हिंदी में इस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ओके, एक और आप देखिएगा मैथिली में, मैथिली वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार के परीक्षार्थियों के लिए। तो मैथिली एक कहानी है गाछ रूसल अच्छी, ठीक है, और इसी के लिए कमलकांत झा को मिला है। एक और आप लोग ध्यान रखिएगा लास्ट, जो कि उतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं लेकिन आप लोग देख लीजिए, तेलुगु के लिए मिला है अग्निश्वास उपन्यास को निखिलेश्वर जी को। ओके, और एक और आप संस्कृत का ध्यान रखिएगा, संस्कृत का जो है वैशाली उपन्यास को मिला है और उसके लेखक है महेश चंद्र शर्मा गौतम जी। तो इतना सारा इंपॉर्टेंट है। तो मेन रूप से ज़्यादा VVI जो है आपके लिए कौन कौन है, हिंदी है और अंग्रेजी है, और जो बिहार के हैं उनके लिए मैथिली है। तो इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, तो इन तीनों को याद रखिएगा कि अंग्रेजी के लिए अरुंधति सुब्रमण्यम जी को मिला है व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर कविता के लिए, और हिंदी के लिए अनामिका जी को मिला है टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 में आई कविता के लिए। ओके, इतनी सारी बात। अब हम लोग जान लेते हैं एक्स्ट्रा मसाला को। भाई साहब, ये सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न को एक एक करके हम लोग देखते हैं और आप लोग हमारे साथ उत्तर को देखते चलिए। पहला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिलता है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये काफ़ी बार पूछ चुका है एग्जाम में और आगे भी आपसे पूछेगा, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग डेट याद रखिएगा। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी साहित्य अकादमी अवार्ड्स की। ओके, और ये साहित्य के क्षेत्र में मिलने वाला अवार्ड है, ये तो आपको पता चल ही रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दी जाती है। तो ये जो है 24 भाषाओं में दी जाती है। अभी 21 का ऐलान हुआ है, 3 बाद में दिया जाएगा। ओके, हिंदी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान किन्हें दिया गया था। तो हिंदी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान माखनलाल चतुर्वेदी जी को दिया गया था, और किस पुस्तक के लिए दिया गया था ये भी आप लोग याद रखिएगा, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उन्हें हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था। ओके, अगला है, अंग्रेजी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया था। तो ये R.K. नारायण जी को दिया गया था द गाइड पुस्तक के लेखन के लिए। ओके, और इस वर्ष अंग्रेजी भाषा के लिए किसे दिया गया है, तो मैंने अभी आपको बताया सुब्रमण्यम जी को। ठीक है, चलिए अगला और प्रश्न पुरस्कार से संबंधित ही, साहित्य पुरस्कार से ही, कि 2019 के सरस्वती सम्मान के विजेता कौन बने हैं। तो ये वासुदेव मोही बने हैं। किस पुस्तक के लिए, तो चेकबुक, जो कि एक शॉर्ट स्टोरीज का संग्रह है, मतलब लघु कथा का संग्रह है। ओके, अगला पुरस्कार है कि व्यास पुरस्कार 2019 के विजेता कौन बने हैं। चूंकि 2020 में ये सारे पुरस्कार अनाउंस नहीं हुए, तो आपके लिए अभी यही महत्वपूर्ण है। तो व्यास पुरस्कार 2019 के विजेता भी हमारे नसीर शर्मा साहब जी हैं, कागज के नाव पुस्तक के लिए, मतलब कविता के लिए। ओके, तो ये सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ आप लोग इसके उत्तर रट लीजिएगा। ओके, जैसे भी ये दिमाग में फिट कर लेना है। ओके, अब हम अपने अगले प्रश्न का रुख कर लेते हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में काला नमक चावल महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। तो देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे महोत्सव खाद्यान्नों पर हो रहे हैं। ओके,
आगे मैं आपको बताऊंगा। तो पहले ये आप लोग जान लीजिए, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में काला नमक चावल महोत्सव का उद्घाटन किया गया है, जो कि 13 से 15 तक चलेगा, मतलब कि अभी चल रहा है। ठीक है। और हाँ, अब इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा मसाला जानेंगे काला नमक चावल के बारे में। काला नमक चावल काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये काफ़ी पोषक तत्व से भरा हुआ है। और पता है, ऐसे आपको जनरल चावल 30 या 35 या 40 रुपये मिल जाएगा, लेकिन ये जो काला नमक चावल है इसका कीमत 200 से 250 रुपये पर केजी है। ओके, तो ये काफ़ी पौष्टिक है, इसलिए इसका कीमत भी है। और हाँ, ये जो सिद्धार्थनगर स्थित जो काला नमक चावल है, इसे जीआई टैग भी मिल चुका है। कब? 2012 में। तो इतनी सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब कुछ एक्स्ट्रा मसाला को हम लोग जानते चलते हैं। एक्स्ट्रा मसाला में है कि हाल ही में स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ मनाया गया। तो ये उत्तर प्रदेश में मनाया गया, और उत्तर प्रदेश में कहाँ मनाया गया? झांसी में। ओके। हाल ही में गुड़ महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये भी उत्तर प्रदेश में ही मनाया गया, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ओके। तो सिद्धार्थनगर के काला चावल को किस वर्ष जीआई टैग से नवाजा गया? मैंने भी आपको बताया, 2012 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में उपजाए जाने वाले लाल चावल को यूएसए एक्सपोर्ट किया गया है? अब देखिए, इंडिया से चावल अमेरिका निर्यात किया जा रहा है, और एक खास प्रकार का चावल है लाल चावल, और ये असम ब्रह्मपुत्रा की घाटी में पैदा होता है। ओके। तो किस राज्य में उपजाए जाने वाले लाल चावल है? ये असम का है। इतनी सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। एक और शानदार प्रश्न कि हाल ही में किस देश के बासमती चावल को जीआई टैग मिला है? तो मैंने आपको कई दफ़ा बताया है कि इंडिया बासमती चावल का बहुत बड़ा उत्पादक है, लेकिन पाकिस्तान के बासमती चावल को जीआई टैग मिला है। ओके। तो इतनी सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगले प्रश्न का रुख हम लोग कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सांगे ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है? सांगे वोल्केनो इज लोकेटेड इन विच कंट्री इन विच देयर हैज बीन एन इरप्शन रिसेंटली? तो सांगे ज्वालामुखी जो है इक्वाडोर में स्थित है। कहाँ? इक्वाडोर में। और इसमें अभी हाल फिलहाल में विस्फोट हुआ है। अभी आप लोग देख रहे होंगे, एक वीक के अंदर बहुत सारे ज्वालामुखी में विस्फोट हुए हैं। ओके। जिसमें एक तो पहला ये सांगे ज्वालामुखी, फिर सिनाबुंग ज्वालामुखी, फिर माउंट मेरापी, ये सारे काफ़ी बराबर न्यूज में रहते हैं। फिर हवाईयन आइलैंड पर भी एक दो ज्वालामुखी है, वो सारा। तो प्लीज़ इन सारे देश से संबंधित इन सारे ज्वालामुखी से संबंधित देश का अच्छे से अध्ययन करके जाइएगा। और यदि देश के बारे में पूछेगा, उसके प्रधानमंत्री के बारे में पूछेगा, तो इन्हीं सब देश से पूछेगा। ओके। चलिए, तो हम लोग देख लेते हैं। पहले तो ये देखिए सांगा ज्वालामुखी के बारे में। अब इक्वाडोर के बारे में कुछ जानिए कि इक्वाडोर किस महादेश में है। तो आपको पता होगा कि इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका महादेश में है। इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है? आपको पता होनी चाहिए। इक्वाडोर की राजधानी जो है क्यूटो है। ओके। इक्वाडोर, यदि आप लोग देखिएगा साउथ अमेरिका का मैप, तो इस तरह से है। तो इक्वाडोर इधर स्थित है ये। और इक्वाडोर से थोड़ा सा आप समुद्र में अंदर जाइएगा तो उसका एक आइलैंड है जिसका नाम है गलपागोस आइलैंड। ओके। और ये जो है विशालतम कछुआ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? विशालतम कछुआ के लिए। बहुत बड़े बड़े कछुआ पाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े। ओके दोस्तों, इक्वाडोर में ही एक और ज्वालामुखी पर्वत है जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत उसको माना जाता है, और उसका नाम है कोटोपैक्सी। ओके। तो ये भी इक्वाडोर में स्थित है। और आपको ये भी पता होगा कि साउथ अमेरिका का जो ये एरिया, इस साइड का एरिया है, पश्चिमी साइड है, इसमें ही एंडीज है जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ओके। तो इतनी सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब कुछ एक्स्ट्रा मसाले की बातों को हम लोग जानते हैं कि हाल ही में किस देश में स्थित सिनाबुंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो ये मैंने कुछ देर पहले इसके बारे में चर्चा की, इंडोनेशिया में स्थित। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका महादेश का भूमध्य देश कौन कौन से हैं? तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका महादेश में 2 ही भूमध्य देश हैं। एक बोलीविया है जिसकी राजधानी लापाज है, और दूसरा पराग्वे है। ओके। और बोलीविया की राजधानी जो लापाज है, उसका एक फैक्ट है, ये दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी है। तो इतनी सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इक्वाडोर की राजधानी मैंने आपको बता चुका हूँ, क्यूटो। तो ये सारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और गलपागोस आइलैंड भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि उस पर किसका कब्जा है? इक्वाडोर का कब्जा है। ओके। अब अगले प्रश्न का हम लोग रुख कर लेते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रवासी राशन कार्ड धारकों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप जारी किया है? तो मेरा राशन नाम का एक मोबाइल ऐप जारी किया गया है। किसके लिए? जो कि प्रवासी बंधुओं हैं, प्रवासी भाई हैं। कौन प्रवासी होते हैं? जैसे मान लीजिए कि कोई झारखंड, बिहार का, उत्तर प्रदेश का आदमी है, वो राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र इधर जाकर काम कर रहा है, तो वो लोग उस राज्य के लिए प्रवासी हुए। तो उनके लिए ही एक ऐप जारी किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, जिसका नाम है मेरा राशन ऐप। ओके। इसमें क्या होगा, एक जगह उनका नाम हो गया कि चलो यहाँ उनका नाम है, तो उनको कहीं भी अब देश में 1 नेशन 1 कार्ड के तहत कहीं भी उनको अनाज मिल जाएगा। ओके। राशन मिल जाएगा। तो इसलिए मेरा राशन नाम का एक ऐप जारी किया गया है। किनके द्वारा जारी किया गया है? तो केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के द्वारा।
ओके, तो पहले ये जानिए एक्स्ट्रा मसाले में कि केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मंत्री कौन है? कौन है आप लोग बताइए। नहीं पता है, मैं बताता हूँ। चिराग पासवान के पिताश्री रामविलास पासवान के चले जाने के बाद अब इस मंत्रालय का कार्यभार पीयूष गोयल जी को सौंपा गया है। ओके, अगला प्रश्न है कि भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? ये प्रश्न काफ़ी बार आपके पेपर में आया है और आगे भी आएगा। कौन थे? जॉन मथाई, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अभी राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन बने हैं? तो गुलाम नबी साहब आज़ाद हो गए राज्यसभा से, तो अब उनके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए हैं। ओके, तो यही राज्यसभा में विपक्ष के नेता बने हैं। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो लोकसभा में विपक्ष के नेता अभी अधीर रंजन चौधरी जी हैं। ठीक है, एक और प्रश्न है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अभी कौन है? तो जो लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है वही लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं, तो अधीर रंजन चौधरी ही लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। और ये प्रश्न भाई साहब काफ़ी जहर बड़ा प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? जो प्राक्कलन समिति होता है ना, इसके अध्यक्ष कौन है? तो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं गिरीश बापट जी, और शायद प्राक्कलन समिति को ही लोक लेखा समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। ओके, तो इतनी सारी बातों को आप लोग दिमाग में किसी तरह स्कैन कर लीजिए, फिट कर लीजिए। एक बार देखिए, एक बार लिखिए और एक बार सुनिए, तीनों काम होगा, आपकी 3 ज्ञानेंद्रियाँ चलेगी, तब फिट हो जाएगा। ओके, इतनी सारी बात थी। अब आते हैं हम लोग अपने अंतिम प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर कि भारत के लिए T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर कौन बन गए हैं? तो देखिए, चहल जी आकर चहल पहल मचाकर चले गए हैं। हालांकि वो कल 1 विकेट ही ले पाने में सक्षम हुए, ठीक है, लेकिन T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन गए हैं। आपको पता होगा कल की इंडिया और इंग्लैंड के बीच T20 मुकाबला चल रहा था, जिसमें इंडिया की काफ़ी करारी हार हुई है। लेकिन कोई नहीं, हम लोग बाउंस बैक करेंगे और हम लोग इसीलिए जाने जाते हैं कि शुरू में दुश्मन की शक्ति का अंदाज़ा लगाओ, उसके बाद फिर उस पर पलटवार करो और इतनी ज़ोर से पलटवार करो कि उसके संभलते संभलते सीरीज उसके हाथ से निकल जाए। ओके, तो ये हमारी खासियत रही है, क्योंकि कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, और दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। ये गाना तो आप लोगों ने अवश्य सुना होगा। चलिए अब एक्स्ट्रा मसाला के बारे में जानते हैं कि हु इन्वेंटेड क्रिकेट? क्रिकेट के पापा जी कौन है? डैडी? तो इंग्लैंड है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि विच क्रिकेट टीम हैज़ वॉन मोस्ट ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप टाइटल्स? सबसे ज़्यादा ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया जीता है। कौन? ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि हु वाज द कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम इन द ICC वर्ल्ड कप 1983? तो 1983 में इंडियन क्रिकेट वर्ल्ड कप के टीम का कैप्टन कौन थे? कपिल देव साहब जी थे, और 2011 में MS धोनी साहब थे। ओके, अगला प्रश्न है कि वेयर विल बी द ICC मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 बी हेल्ड? 2021 का मेन T20 वर्ल्ड कप कहाँ होगा? तो ये भी अपने भारत में होगा, और इस बार कप पक्का आएगा, ई साला कप नम दे। ओके, पक्का आएगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। अब हम लोग वीकली करंट अफेयर्स को देख लेते हैं जल्दी में, रैपिड फायर मोड में। ओके, तो पहला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में स्विट्जरलैंड में आयोजित हुए स्विस ओपन 2021 टेनिस प्रतियोगिता की विजेता कौन रही है? तो ये कैरोलिना मारिन रही है, इन्हें गोल्ड मेडल मिला है। और रनर अप कौन रही है? हमारी PV सिंधु जी रही है, और इन्हें सिल्वर मेडल जीता है। और सिल्वर मेडल से याद आया कि सिल्वर गर्ल किसे जाना जाता है सिल्वर गर्ल के नाम से? तो PV सिंधु को ही। और 2016 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें PV सिंधु जी सिल्वर मेडल जीत पाई थी, और उसमें भी फाइनल कौन जीती थी? कैरोलिना मारिन जी। ओके, तो इन सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा कि स्विस ओपन 2021 टेनिस प्रतियोगिता की विजेता कौन रही है? कैरोलिना मारिन। और किनको हराया गया है उनके द्वारा? तो PV सिंधु जी को। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 मार्च को भारत और बांग्लादेश के बीच बनी मैत्री सेतु का उद्घाटन किए हैं। यह किस नदी पर बना है? तो मोदी जी 9 मार्च को भारत और बांग्लादेश के बीच बनी मैत्री सेतु का उद्घाटन कर चुके हैं, और ये फेनी नदी पर बना है। किस नदी पर? फेनी नदी पर। फेनी नदी जो है त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बहती है। ओके, और ये जो पुल है 1.9 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, जो कि बांग्लादेश के रामगढ़ और त्रिपुरा के सबरूम को जोड़ता है। ठीक है, तो इतनी सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार गुड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? और ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, कुछ देर पहले इसकी चर्चा हुई थी कि भारत में पहली बार गुड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। चलिए, और आपको ये पता होगा कि भारत जो है गुड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है, और गुड़ जो है ना दोस्तों चीनी से काफ़ी बेहतर है। ठीक है, गुड़ में कुछ औषधीय गुण भी है, तो इसलिए प्लीज़ चीनी को कम कीजिए और गुड़ को खाना शुरू कीजिए। ओके, और ये देसी भी है, वोकल फॉर लोकल। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे
कि 10 लाख ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने में सहायता प्रदान करने के लिए गूगल ने कौन सा वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो गूगल ने एक वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा महिला दिवस के दिन, और उस वेब प्लेटफॉर्म का नाम है वोमेन बिल। इसमें क्या करेगा गूगल, 10 लाख ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने में सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लीजिए कि हाल ही में संपन्न हुए दूसरे खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स की पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश रहा है। तो आपको पता होगा कि शीतकालीन खेलो इंडिया गेम्स जो हुआ है जम्मू कश्मीर में हुआ है, और जम्मू कश्मीर ही उसमें टॉप पर रहा है। तो ये सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी सी है लेकिन बहुत ही मोटी बातें हैं। ओके, अब अगले प्रश्न को देखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे VVI मार्क कीजिएगा कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच दस्तलिक सैन्याभ्यास शुरू हो गई है। तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, कहाँ, उत्तराखंड में। कौन सा सैन्याभ्यास, दस्तलिक। ओके, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसके बारे में पूछेगा भी। और पिछले करेंट अफेयर्स के वीडियो में उज्बेकिस्तान के बारे में काफ़ी बेहतरीन तरीके से चर्चा हो चुकी है, और यदि आप लोग वो वीडियो देख नहीं पाए हैं तो प्लीज़ आप लोग जाकर देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो उज्बेकिस्तान और इंडिया के बीच एक सैन्याभ्यास होता है जिसका नाम है दस्तलिक, और वो इस वर्ष उत्तराखंड में चल रहा है अभी। ओके, अब अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि हाल ही में किस देश ने आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ये सिंगापुर है जो प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। आप लोग इंडिया की रैंकिंग बताइए कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की, हमारे प्यारे भारत की रैंकिंग क्या है। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि फरवरी के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया है। तो फरवरी के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड रविचंद्र अश्विन जी को दिया गया है, और ये जो इनॉग्रल अवार्ड था, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का इनॉग्रल अवार्ड था जनवरी 2021 का, वो ऋषभ पंत को दिया गया है। ओके, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अभी तक भारतीय छाए हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते चलेंगे कि भारतीय नौसेना ने कितने वर्षों के अंतराल के बाद इस वर्ष महिला अधिकारियों को युद्धपोत पर तैनात किया है। तो लगभग 23 ईयर, कहीं कहीं 22 भी बताता है, लेकिन लगभग 23 ईयर। 1987-88 में पहले नियुक्त होती थी महिला युद्धपोतों पर, लेकिन कुछ कारणों के चलते, कुछ आंतरिक विवाद, कुछ गृह विवाद के चलते नहीं हो पाई थी, अब फिर से नियुक्त होने लगी है। ओके, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए एक काफ़ी दुखद खबर भी आया इस वीक कि फ्रांस के अरबपति कारोबारी एवं राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट के मालिक का 69 साल की उम्र में हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। उनका क्या नाम था। तो उनका नाम था ओलिवियर दसॉल्ट, और इन्हीं के नाम पर कंपनी के नाम था दसॉल्ट। ओके, और ये कंपनी राफेल बनाती है, और वहीं से राफेल जो है इंडिया आया था। ओके, और राफेल से, मतलब फ्रांस से राफेल की कितनी डील थी इंडिया की, 36। तो ये सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा, 15 के लगभग आ चुके हैं। ओके, अगला प्रश्न है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने देश में 111 सबसे प्रदूषित स्थलों में किन 3 राज्यों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान दिया है। वाह, प्रथम पर ओडिशा है, सेकेंड पर उत्तर प्रदेश है, और थर्ड पर दिल्ली है। ओडिशा भी प्रदूषित अब हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि जापानी तकनीक पर आधारित देश का पहला हीलिंग सेंटर कहाँ खोला गया है। इसमें भी स्टार लगा लीजिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये उत्तराखंड के रानीखेत में जापानी तकनीक पर आधारित देश का पहला हीलिंग सेंटर खोला गया है, और उत्तराखंड के रानीखेत में ही किसकी शूटिंग हुई थी, किस फिल्म की, बताइए आप लोग, आपको पता ही होगा, नहीं पता है, चलिए मैं भी बता देता हूँ, राजा हिंदुस्तानी की। ओके, अब अगले प्रश्न को हम लोग देख लेंगे कि किस देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है। तो स्विट्जरलैंड में क्या हुआ, कुछ दिन पहले जनमत संग्रह हुआ, लोगों से पूछा गया कि क्या सार्वजनिक स्थलों पर बुर्का पहनना चाहिए, तो लोगों ने बोला नहीं। चलिए नहीं, अब फैसला जनहित से जारी हो चुका है, तो ये फैसला ले लिया गया कि सार्वजनिक जगहों पर अब बुर्का नहीं पहना जाएगा। कहाँ, स्विट्जरलैंड में। ओके, अगले प्रश्न को हम लोग देखते चलेंगे, किस भारतीय पुरुष पहलवान ने मार्टियो पेलिकॉन रैंकिंग कुश्ती सीरीज में स्वर्ण पदक जीता है। तो बजरंग पुनिया जी यहाँ स्वर्ण पदक जीतने के साथ साथ ही फिर से पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर पहुंच चुके हैं। ओके, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में प्रतिवर्ष अनुमानतः कितने प्रतिशत खाद्य उत्पादन बर्बाद हो जाती है। तो 17%। ऐसे आप लोग समझिए कि यदि 100 रोटी बनता है किसी के पास, तो 17 रोटी बर्बाद हो जाता है। और इंडिया में अनुमान लगाया गया है इसी रिपोर्ट के आधार पर कि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिवर्ष 50 किलो खाना बर्बाद करता है। ओके, जो कि काफ़ी गंभीर समस्या है। प्लीज़ खाना को आप लोग वेस्ट न करें। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे, बांग्लादेश के आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ पर बैसाखी टीवी चैनल ने बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर को नियुक्त किया है। उनका क्या नाम है।
तो उनका नाम है तसरुबा आनंद शिशिर। ओके, ये जो है बैसाखी टीवी जो कि बांग्लादेश का एक टीवी चैनल है, इसकी पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बनी है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश इस वर्ष काफ़ी लाइमलाइट में रहेगा क्योंकि इस वर्ष बांग्लादेश के आज़ादी के 50 वर्षगांठ हो गए हैं, 50वीं वर्षगांठ, इसलिए काफ़ी लाइमलाइट में रहेगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते चलेंगे कि विश्व पुस्तक मेला 2021 वर्चुअल संस्करण का उद्घाटन रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा कहाँ किया गया है। अभी शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? तो रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। इनके द्वारा ही नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2021 के वर्चुअल संस्करण का उद्घाटन किया गया है। ओके, वर्चुअल किस लिए? क्योंकि कोरोना वायरस से अभी सुरक्षा हमें लेना है। आपको पता होगा कि बहुत जगह फिर से लॉकडाउन वापस आ गया है। ऐसा क्यों हुआ है? बहुत जगह नाइट कर्फ्यू वापस आ गया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हम लोग लापरवाह हो गए, सोचे चलो वैक्सीन आ ही गया है तो हमारा क्या कर लेगा कुछ। तो हाँ, वैक्सीन आ गया है ठीक है, लेकिन कुछ दिन वेट कीजिए, सबको वैक्सीन मिलेगा तब ना। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए। ओके, अब अगले प्रश्न को देखिए उसके साथ कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, लेकिन राष्ट्रीय महिला दिवस यदि पूछ दे तो ध्यान दीजिएगा 13 फरवरी को। ओके, सरोजिनी नायडू के जन्मदिवस के अवसर पर। और सरोजिनी नायडू जी का जब नाम आएगा तो आप लोगों को 1925 से कांग्रेस अधिवेशन याद आ जाएगा, जो कि उसमें प्रथम भारतीय बनी थी लीड करने वाली कांग्रेस को। ओके, चलिए इतनी सारी बातें हो गई। अगले प्रश्न को देखेंगे कि विश्व के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सुगाकू उपयोग के लिए तैयार है, इसे किस देश ने बनाया है। तो अभी कल ही इसके बारे में चर्चा हुआ था। जापान ने सुगाकू तैयार किया है, जो अभी विश्व में सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर है। नाम ध्यान रखिएगा, सुगाकू, काफ़ी महत्वपूर्ण ये नाम है। ओके, अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के मुख्य सांख्यिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में जीपी सामंत जी को भारत के मुख्य सांख्यिकीविद के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, अब अगले प्रश्न को देखेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में क्वाड देशों की पहली वर्चुअल मीटिंग में भारत की ओर से किसने पहला बार भाग लिया है। तो नरेंद्र मोदी साहब द्वारा पहली बार क्वाड की वर्चुअल मीटिंग में भाग लिया गया है। क्वाड जो है 4 देशों का समूह है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएसए। ओके, तो ये 4 देश हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि हाल ही में ऑडियो कैसेट टेप का आविष्कारक का निधन हो गया है, उनका क्या नाम था। तो उनका नाम था लू ओटेंस। जो 90s के स्टूडेंट होंगे वो इस कैसेट से काफ़ी अच्छी तरह से परिचित होंगे। इस कैसेट से इस तरह से गोल गोल इसको घुमा घुमा के आप लोग इसकी रील को समेटा करते थे, याद कीजिए उस दिन को। ओके, अब क्या हो गया है, अब आपके फ़ोन में बहुत सारे गाने सेव हो गए। इस कैसेट में मुश्किल से 10 या 15 गाने सेव हो पाते थे। ओके, और इसके आविष्कारक कौन थे? लू ओटेंस जी थे। अब इनका निधन हो गया है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि ब्रह्म कुमारी की मुख्य प्रशासक का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, उनका नाम क्या था। ब्रह्म कुमारी एक आध्यात्मिक संस्था है और इनकी जो मुख्य प्रशासक थी दादी हृदय मोहनी जी, इनका निधन हो गया है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो ब्रह्म कुमारी संस्था है इसकी भी स्थापना 1930 के आसपास ही हुई थी। ओके, और अभी 1930 काफ़ी लाइमलाइट में है। क्यों? क्योंकि देखिए आ गया वो प्रश्न 1930 वाला कि आज़ादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में पदयात्रा का उद्घाटन किया है। तो गुजरात में। दांडी मार्च अवसर के 91 साल पूरे हो रहे हैं और आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं, तो इसलिए 12 मार्च को ही ये उद्घाटन किया गया है। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है। तो क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी मिताली राज जी बनी है। आपको बताना है कि विश्व में 10,000 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है। ये जो मिताली राज है ये दूसरे नंबर पर है, पहली कौन बनी है ये आपको कमेंट करके जवाब देना है। ओके, चलिए एक और प्रश्न को देखते हैं कि हाल ही में किसके द्वारा स्वामी चिदभवानंद द्वारा लिखित भगवत गीता के किंडल संस्करण को लॉन्च किया गया है। तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। कौन सा संस्करण? किंडल, मतलब कि किंडल ऐप पर इसके ई बुक संस्करण को लॉन्च किया गया है। ओके, तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये सारी बातों को। अब अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस बैंक के द्वारा नए बियर एंड पे डिवाइस को लॉन्च किया गया है। एक घड़ी जैसा डिवाइस है, उसको आप अपने कलाई पर लगा लीजिए, उसके बाद फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उधर से ही पे हो जाएगा, आपके पास फ़ोन रहे या न रहे। तो ये काम किया है एक्सिस बैंक ने। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेंगे कि थॉमस बॉक को किस वर्ष तक के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है। तो 2025 तक। और इस वर्ष ओलंपिक का कहाँ आयोजन होगा? टोक्यो में। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते चलेंगे
कि हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में अपना सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो ये फ्रांस ने शुरू किया है। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसे भी आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। और इस अभ्यास को क्या नाम दिया गया है? वो अपना पहला उपग्रह पर नाम दिया है। और ये उसका नाम क्या है ये आप लोग कमेंट करके मुझे बताओगे। तो मैंने आपसे आज के दिन 3 प्रश्न पूछे हैं। ओके, अब अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस अभिनेता को 19 मार्च 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आइक्वाइज द्वारा सम्मानित किया जाएगा, मतलब FIAF के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तो ये अमिताभ बच्चन को, जो कि सदी के महानायक जी हैं। उनका कहना था, एक फेमस डायलॉग है उनका कि हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है भाई साहब। ओके, तो अमिताभ बच्चन जी को FIAF में सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देखेंगे कि हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? तो अभी उत्तराखंड में काफ़ी उथल पुथल चल रहा है राजनीतिक। तो पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, लेकिन अब सिर्फ त्रिवेंद्र को हटाइए और उनके स्थान पर तीरथ को लाइए। तो अब तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि उत्तराखंड में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि किस पुरस्कार से सम्मानित भारतीय एथलीट ईशर सिंह देओल का निधन हो गया है? तो ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। तो ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित थे ईशर सिंह देओल जी, इनका निधन हो गया है। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम के लिए, तो आप लोग ये ध्यान रखिए 2020 में 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया और सारे खेल से संबंधित पुरस्कार 29 अगस्त को दिए जाते हैं भारतीय खेल दिवस के अवसर पर, जो कि ध्यानचंद के जयंती पर मनाया जाता है। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे। हाल ही में कहाँ हो रहे ओलंपिक में विदेशी दर्शकों की एंट्री पर सरकार ने बैन लगा दिया है? तो टोक्यो ओलंपिक 2021। ठीक है, मतलब कि टोक्यो में जो इस वर्ष ओलंपिक होंगे उसमें विदेशी दर्शकों की एंट्री पर सरकार ने बैन लगा दिया है। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस के काफ़ी वेरिएंट्स पाए जा रहे हैं अलग अलग देशों में। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे कि हाल ही में किसे रैपिड प्रारूप में गत विश्व शतरंज वर्ष की श्रेष्ठ BCC भारतीय महिला खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया है? सिंपल सा बात है कि BCC के द्वारा किसे श्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया है? तो ये कोनेरू हम्पी जी है और ये शतरंज से संबंधित है। ओके, बस यही बात थी। अब अगले प्रश्न को देखेंगे कि कौन सा क्रिकेट मैदान विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की मेजबानी करेगा? तो एजिस बॉल कहाँ है? न्यूजीलैंड में है, क्योंकि इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल का मुकाबला होगा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की, और इसकी मेजबानी कौन करेगा? न्यूजीलैंड का एजिस बॉल। ओके, चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अब कोई प्रश्न नहीं है, ये सारे प्रश्न रिपीटेड है, मैं ऊपर करा ही चुका हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा आज का ये सेक्शन? यदि आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर लाइक करिएगा, ये मेरा विश्वास है। ओके, और उसके साथ साथ ही अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगले दिन अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा, अभी थोड़ा सा सेफ ही रहिएगा, क्योंकि फिर से कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगते रह सकता है यदि आप लोग सेफ नहीं रहिएगा। तो ओके, मिलता हूँ आपसे अगले दिन। जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ।